हाँ, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 11 जो कि एनएलपी से रिलेटेड है। एनएलपी इटसेल्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक पूरा सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ इसका क्योंकि पार्ट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हम एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो जितना हो सकेगा हम थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमने बात करी थी जब इनिशियली एप्लीकेशंस की, तो बात हुई थी ब्लू डॉट की। करोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा था। डिटेक्ट तो नहीं, लेकिन उसका ट्रेंड मालूम करने के लिए ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है, उसका स्प्रेड कितना हो रहा है। तो ये मैंने शायद क्लास में भी पहले डिस्कस करी थी बात के ब्लू डॉट एक सॉफ्टवेयर है जिसने बिफोर द साइंटिस्ट डिस्कवर कि वो इतना तेज़ी से फैलेगा, उसने पहले ही ये चीज़ डायग्नोस कर दी थी। और पहला जो रिसर्च पेपर है कोविड-19 का, वो भी ब्लू डॉट ने ही पब्लिश करा है। तो ब्लू डॉट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि एनएलपी पे काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसको प्रोसेस करता है और उसमें से कुछ मीनिंगफुल चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे आर्टिकल जमा करके और फिर वो उनमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या कोई ट्रेंड मालूम करता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखते हैं हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, चैटबॉट्स हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट और चैटबॉट्स में थोड़ा सा बस ये एक डिफरेंस बहुत जगह पर देखा जाता है कि चैटबॉट जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक किसी एक एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है। यानी कि मैं अगर कोई वेबसाइट बना रही हूँ जिसमें सिर्फ बाइंग और सेलिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट की, तो मैं उसके लिहाज से उस चैटबॉट को डिज़ाइन करूँगी जो सिर्फ उस एप्लीकेशन से रिलेटेड मुझे जवाब दे सकेगा। अगर मैं एप्लीकेशन से बाहर जाऊँगी तो वहाँ पर वो चैटबॉट काम नहीं करेगा। जबकि वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो जैसे कि हमारे मोबाइल्स में इंस्टॉल्ड हैं आजकल। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अमेज़ॉन एलेक्सा है, जो कि रोज़ के जो हमारे काम होते हैं, जैसे कि होम ऑटोमेशन हो गई है, या कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है, या मुझे कोई अलार्म क्लॉक सेट करना है, तो वो इन चीज़ों में हमें हेल्प आउट करवाता है। इसी तरह सिरी एप्पल वालों का, कॉर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, बिक्सबी है सैमसंग वालों का, गूगल असिस्टेंट है जो गूगल का है। इसी तरह फेसबुक का मैसेंजर जो यूज़ करता है वर्चुअल असिस्टेंट, दैट इज़ एम, जो एआई की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो आजकल यूज़ की जाती हैं वो नेचुरल लैंग्वेज पर डिपेंड करती हैं, और इसकी वजह एक बेसिकली वो यही है कि हम लोग अब ज़्यादातर जब ऑटोमेशन पर आते हैं तो हम ऑटोमेशन में कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी ज़बान है या जो हमारी लैंग्वेज है, मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। सही है, तो बजाय इसके कि हम क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म करें जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे थे, यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन तो करनी होगी, लेकिन बेस्ड ऑन ह्यूमन कमांड्स। जो ह्यूमन जिस तरह से बात करता है, जिस तरह हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी तरह से वो उसको प्रोसेस करे। इसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि जब हम किसी रोबोट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें नेचुरल लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करनी है, तो वो भी पार्ट है एनएलपी का। इसकी जहाँ तक एप्लीकेशंस की बात है, इसी तरह इसको मिसयूज़ कह सकते हैं कि मतलब कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो इसको इस तरह कन्वे करते हैं कि आने वाले दिनों में, हमने मूवीज़ भी देखी हैं इस तरह की बहुत सारी, कि आने वाले दिनों में रोबोट्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही होंगी पूरी दुनिया को। तो इसी की एग्जांपल है, फेसबुक ने अपना एक चैटबॉट बनाया था जो उनको शट करना पड़ा। ये लिंक है, इसको तुम लोग जाके बाद में देख सकते हो। शट करने की वजह ये थी कि उन्होंने डिज़ाइन ये करा था कि दोनों रोबोट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में। तो उन्होंने कोई अपनी ही लैंग्वेज बना ली थी जो ह्यूमंस को समझ नहीं आ रही थी। इसकी वजह से वो आपस में कम्युनिकेट भी कर रहा था, और जैसे ये कि स्क्रीनशॉट दिया हुआ है उस कम्युनिकेशन का। अब यहाँ पर अगर सपोज़ उसने कहा हुआ है आए 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 5 दफ़ा कहा है आए, तो इसका मतलब उसकी ज़बान में कुछ और होगा। सही है, तो राइटिंग समथिंग 5 टाइम्स वो हो सकता है वो उसका कोई शॉर्ट फॉर्म हो किसी चीज़ का, या कोई कोड वर्ड हो। तो उसने अपनी सपोज़ एक लैंग्वेज बना दी थी जो आपस में दोनों कम्युनिकेट कर रहे थे, जो ह्यूमंस को समझ नहीं आ रही थी। तो इसकी वजह से ये चैटबॉट हमें बंद करना पड़ गया था। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी कि जहाँ पर यूज़ है उस तरह मिसयूज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन फ्यूचर
NLP में ही काम होना है। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स, जैसे अगर हम सपोज़ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हम रिव्यूज़ देते हैं, उन रिव्यूज़ को प्रोसेस करना, उनको हैंडल करना, उनमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना, वो भी NLP का पार्ट है, क्योंकि हम लोग जो रिव्यूज़ देते हैं वो हम नेचुरल लैंग्वेज में दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर NLP यूज़ की जाती है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिससे चीज़ें क्लियर होंगी कि NLP में और जो हम लोग देख चुके हैं क्लासिफिकेशन, उसमें फ़र्क है क्या। देखो, डेटा तो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर डेटा और एक होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब है कि हम टेबुलर फॉर्म में अगर हमारे पास डेटा मौजूद है, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स देखी हैं क्लासिफिकेशन की, टेबल्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा मौजूद है, दैट वाज स्ट्रक्चर डेटा। लेकिन अगर हम टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। उसमें से कोई चीज़ हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई मीनिंगफुल चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टेक्स्ट माइनिंग। और अगर हम स्ट्रक्चर डेटा में से कोई चीज़ मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट करें, दैट इज़ डेटा माइनिंग। सही, तो डेटा माइनिंग और टेक्स्ट माइनिंग में बेसिकली फ़र्क ये है कि हम प्रेडिक्ट ही कर रहे होते हैं, हम यही डिटर्मिन कर रहे होते हैं या कोई मीनिंगफुल चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं डेटा में से। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है, टेक्स्ट में होगा या फिर स्पीच फॉर्म में होगा। अगर कोई बोल कर अपनी बात कन्वे कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो NLP, ठीक है। तो वो भी टेक्स्ट माइनिंग है कि वो स्पीच को कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में और फिर उसमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा कि हमें उसको उसमें कोई प्रोसेसिंग करनी नहीं पड़ेगी, हमारे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है और हम उसमें से कोई मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ें, दैट इज़ डेटा माइनिंग। अगर हम गिवन डेटा में से ही कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, दैट इज़ डेटा रिट्रीवल, दैट इज़ कॉल्ड डेटा रिट्रीवल। और अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। सही, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और टेक्स्ट माइनिंग दोनों में फ़र्क है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब ये है कि हम टेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है, हम उसमें से ही कोई चीज़ ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और टेक्स्ट माइनिंग में हम उसको माइन करने के बाद, यानी कि उसको देखने के बाद, उसको सर्च करने के बाद हम कोई नई चीज़ डिस्कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट माइनिंग। इसकी एग्जांपल इस तरह से देख लो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो होता है वो डेटाबेस सिस्टम्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डेटाबेस जैसा होता है। डेटा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है और हम उसमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करोगे, यानी कि जैसे कि हमारे पास सर्च इंजन्स होते हैं, गूगल का सर्च इंजन है, तो वहाँ पर हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कोई चीज़ टाइप करो तो और वो हम वहाँ से लाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च करके हमें बता रहा होता है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। गिवन डॉक्यूमेंट्स में ही से ही सर्च करके हमें दिखा रहा है। जबकि टेक्स्ट माइनिंग में हम कोई नई चीज़ डिस्कवर करोगे या प्रेडिक्ट करोगे, जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि ब्लू डॉट एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको पढ़ने के बाद फिर वो प्रेडिक्ट करता है कि अब ऐसा होने वाला है। या फिर हम अगर कहते हैं कि मेरे पास सपोज़ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कहती हूँ कि वो उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी के हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सपोज़ एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी से हैं, हो सकता है कुछ म्यूज़िक की कैटेगरी के हों। तो मैं अगर कैटेगराइजेशन करना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो वो हम जिस तरह डेटा माइनिंग में हम ट्रेन करते थे, तो हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं और फिर वहाँ से हम कहेंगे अब जो नया डॉक्यूमेंट आया तो बताओ कि कौन से वाले, कौन सी कैटेगरी में जाएगा, वो स्पोर्ट्स में जाएगा, म्यूज़िक में जाएगा या फिर एंटरटेनमेंट में जाएगा। तो वो इस चीज़ को जब हम कैटेगराइज कर रहे हैं, दैट इज़ टेक्स्ट माइनिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन डेटा इज़ इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। अब NLP की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो डेटा है, 90% ऑफ डेटा जो है वो सारा का सारा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। बहुत ही कम डेटा होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल्स की फॉर्म में होता है। ज़्यादातर जो डेटा होगा वो या तो नेचुरल लैंग्वेजेस की फॉर्म में होगा, या फिर अगर मैं रिसर्च पेपर्स की सपोज़ बात करती हूँ, रिसर्च पेपर्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो भी हमारे पास किस में होता है, नेचुरल लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ही कम डेटा, यानी कि 10% ऑफ डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जो डायग्राम डिपिक्ट भी कर रहा है, और 90% ऑफ डेटा जो है ना वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में।
सही, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें जो अभी हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्लासीफाई अगर हमें करना है, तो अगर मेरे पास सपोज़ ये क्लासेस में डिवाइड हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, कुछ स्पोर्ट्स में, बिज़नेस में, एजुकेशन में, तो मैं मेरा जो सिस्टम है वो ट्रेन होने के बाद नया जो डॉक्यूमेंट आएगा वो उसको किसी एक कैटेगरी में क्लासीफाई कर देगा। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट माइनिंग या फिर सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। अच्छा, अब टेक्स्ट माइनिंग में हमारे पास चैलेंजेस होते क्या हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा में नहीं होते हैं, जो हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है उसमें नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो डेटा होगा वो बहुत बड़ी डायमेंशन में होगा। यानी कि मैं अगर बात करती हूँ सपोज़ नेचुरल लैंग्वेज की, नेचुरल लैंग्वेज में इससे पहले हम लोगों ने क्योंकि कंपाइलर भी पढ़ा हुआ है, कंपाइलर में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे थे, और वहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने कहा था कि चीज़ें जो होती हैं ना वो स्ट्रिक्ट होती हैं। यानी कि मेरे पास एक ही सिंटेक्स होगा, मुझे उसी को फॉलो करना है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होगा व्हेन वी वर डिज़ाइनिंग कंपाइलर। लेकिन जब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं, वहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। वहाँ लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेजेस आर नॉट स्ट्रिक्ट, फ्लेक्सिबल हैं। यानी कि एक ही सेंटेंस के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकता। सही है। मैं अगर सपोज़ कोई सेंटेंस कहती हूँ कि दिस इज़ अमेजिंग, तो अमेजिंग अब हो सकता है कि मैं किसी नेगेटिव सेंस में कह रही हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं वाकई में कह रही हूँ दैट इज़ रियली अमेजिंग। लेकिन ये अब बात जब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हमारा जो अंदाज़ है बात करने का, वो भी मैटर करता है। सही है। ज़रूरी नहीं हमने जो लिखा हो सिर्फ वही चीज़ है, वो एक स्ट्रिक्ट सेंटेंस नहीं होगा। वो उसमें हो सकता है कि मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ, या मैंने अमेजिंग में सपोज़ ट्रिपल जी लगा दिया तो इसका मतलब है कि मैं उसको ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँ कि वाकई में हाँ वो अमेजिंग है। ऐसा हम करते हैं जब हम कमेंट्स करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो हम इस तरह लिख देते हैं कि इट्स ग्रेट, तो ग्रेट में हम ट्रिपल टी लगा दें। तो इसका मतलब अब ये नहीं होगा कि क्योंकि वर्ड ग्रेट नहीं है, ग्रेट में तो ट्रिपल टी नहीं होता, ग्रेट में सिंगल टी होता। तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा कि ये एक ख़राब कमेंट है, ये भी एक अच्छा कमेंट हो सकता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन हमें अब इसको देखना पड़ेगा कि ये किस वर्ड से बिलोंग करता है। ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं सेम सेंटेंस के। वर्ड्स जो हैं उनको लिखने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। ग्रेट, ग्रेटनेस, ग्रेटली, या मैं इसको इन सबको इन सारे जितने भी वर्ड्स हैं, या मैं अगर इस तरह से वर्ड लिख रही हूँ ट्रिपल टी के साथ ग्रेट, ये सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ ग्रेट। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टेमिंग। हमें स्टेमिंग करनी पड़ेगी, स्टेम वर्ड्स डिटर्मिन करने पड़ेंगे कि वो एक्चुअली किस वर्ड से बिलोंग करता। ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद, इसी तरह अगर हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते, जैसे कि इज़ है, है, द है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको हमें हटाना पड़ेगा अपने डेटा में से, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। सही। तो इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं टेक्स्ट माइनिंग के अंदर, जो डेटा माइनिंग में यूजुअली जो नॉर्मल डेटा माइनिंग हम कर रहे थे उसमें हमें नहीं देखना पड़ता। सही। तो एक और जो प्रॉब्लम हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज में होता है दैट इज़ एम्बिग्विटी। जो भी हम बात कर रहे थे कि एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग्स हो सकता है मैं अगर उसको पढ़ रही हूँ तो मेरे लिए उसका परसेप्शन कुछ और हो, लेकिन अगर कोई और उसको पढ़ रहा है तो वो उसके लिए कुछ और हो। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई किसी प्रोडक्ट का रिव्यू है और उसमें लिखा हुआ है कि इट वाज ग्रेट, अगर सपोज़ किसी मूवी का हम रिव्यू देख रहे हैं तो मैंने सपोज़ मूवी देखने के बाद इट वाज ग्रेट, तो इसका मतलब वाकई में ग्रेट है, या फिर मैं नेगेटिवली कह रही हूँ कि हम तंज़िया तौर पे भी कह सकते हैं कि वो ग्रेट थी लेकिन वो एक्चुअली ना हो। ठीक है। तो एक ही सेंटेंस के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। एम्बिग्विटी होती है जिसको हैंडल करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल किसी मशीन के लिए। हाँ, अगर हम किसी ह्यूमन से कम्युनिकेट करें तो वो इस चीज़ को हमारे कहने के जो बात करने का तरीका या अंदाज़ है वो उसको समझ सकता है, लेकिन मशीन नहीं समझ सकती उसको, क्योंकि मशीन में इमोशंस नहीं होता। ठीक है। इंसानों में इमोशंस होते हैं, मशीन में इमोशंस नहीं होता।
तो जिस तरह से हमने कंपाइलर में भी देखा था कि हम जो हमारे पास कोड आता है तो हम उसको पहले उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं उसकी मीनिंग समझने से पहले। तो पहला जो फ़ेज़ होता था उसमें लेक्सिकल फ़ेज़, तो उसमें हम क्या करते थे, हम टोकन्स में ब्रेक कर देते वर्ड्स को। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जब हम एनएलपी में काम करेंगे तो एनएलपी में भी सबसे पहला काम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, या फिर हम कहते हैं कि हम डेटा को क्वान्टिफाई कर रहे होंगे या वर्ड्स में ब्रेक कर रहे होंगे। उसके बाद उसका जो पार्ट होता है दैट इज़ लैंग्वेज और कंटेंट एनालिसिस, जिसमें हम कहते हैं सिंटेक्स की बात करते हैं। जिस तरह हम कंपाइलर में देख रहे थे कि हम CFGs डिज़ाइन कर रहे थे, तो इसी तरह हम नेचुरल लैंग्वेज के लिए भी CFGs डिज़ाइन कर सकते हैं कि पहले सपोज़ एक नाउन आएगा, फिर एक वर्ब आएगा, फिर नाउन आएगा। तो नाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं, बीच में वर्ब आना ज़रूरी है। दिस इज़ अ रूल, सही है। तो जिसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई थी उसने इसके सारे रूल्स बनाए थे। तो वो हम जितने भी रूल्स हैं हम उनको इन द फॉर्म ऑफ CFG या फिर हम किसी रूल्स की फॉर्म में या किसी ऐसी लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे हमारे लिए उस सेंटेंस को समझना आसान हो। ठीक है, तो हम एक तो ये भी हो सकता है कि हम किसी अगर लैंग्वेज को या किसी हम पीस ऑफ टेक्स्ट को हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो सही से लिखा हुआ है या नहीं लिखा, तो उसके लिए भी हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसमें रूल्स जो डिफ़ाइन है, या हम उसमें से जो नाउन्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हो सकता है वर्ब इतने इंपॉर्टेंट ना हो। अगर मैं सपोज़ किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देख रही हूँ तो मैं अगर आगे पीछे कुछ भी कह रही हूँ कि मूवी का नाम आ रहा है और मूवी का नाम के बीच में मैंने और बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आखिर में मैंने लिख दिया कि एडजेक्टिव है उसके साथ कि इट वाज ग्रेट या इट वाज अमेजिंग, तो ये जो एडजेक्टिव्स होंगे ये हमारे लिए काम के हो सकते हैं, नाउन्स हमारे लिए काम के हो सकते हैं, वर्ब्स हमारे लिए काम के नहीं होंगे, सही। तो इसके लिए ये हमें काम करने के लिए हमें उसकी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करनी पड़ेगी, सही है, जैसे हम कहते हैं POS टैगिंग। तो ये जो POS टैगिंग है ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हमारे पास सपोज़ कोई सेंटेंस है तो मैं सपोज़ उसमें लिखा हुआ है कि शी एट अ पिज़्ज़ा, तो उसमें शी क्या है, एट क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, शी इज़ अ प्रोनाउन, एट इज़ अ वर्ब एंड पिज़्ज़ा इज़ अ नाउन। तो इन सब चीज़ों को हम टैग कर सकते हैं, हर वर्ड को हम टैग कर सकते हैं यूजिंग दिस पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, सही। तो ये भी एक तरीका है जो टेक्स्ट होता है उसको प्रोसेस करने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर यही तरीका काम आए, हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, सही। वो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जब हम डेटा के ऊपर करते हैं तो हम सिंपल उसमें ये देख सकते हैं कि एक टर्म कितनी दफ़ा आ रहा है, फिर वो जो टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो हो सकता है हमारे हमारे काम का हो, सही है। तो दिस इज़ कॉल्ड टर्म फ्रीक्वेंसी, जो पहली चीज़ है कि हम एक डॉक्यूमेंट लें और डॉक्यूमेंट में जितने टर्म्स आ रहे हैं या जितने वर्ड्स आ रहे हैं, टर्म मीन्स एक वर्ड आ रहा है, तो जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं हम उसको क्वान्टिफाई कर लें, हम उसको ये देख लें कि वो कितनी दफ़ा आकर हो रहा है। सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि सपोज़ एक वर्ड था, किसी का नाम था, सपोज़ अली, तो अली एक डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा आ रहा है, जितनी दफ़ा आ रहा है वो हो सकता है डॉक्यूमेंट मेरे काम का हो, ठीक है। या मैं अगर इस चीज़ को सर्च करना चाह रही हूँ, या फिर हो सकता है कि अब ये चीज़ नेगेटिवली भी यूज़ हो सकती है। सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि एक वर्ड है द, उसकी अक्रेंस ऑब्वियसली किसी भी डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि द इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ टर्म फ्रीक्वेंसी को नहीं देख रहे होते हैं, हम इसके अलावा भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। डॉक्यूमेंट कितनी दफ़ा आकर हो रहा है, सही है, या मैं कह सकती हूँ कि एक डॉक्यूमेंट में वर्ड कितनी दफ़ा आकर हो रहा है। टर्म फ्रीक्वेंसी तो ये हो गया ना कि विद इन अ डॉक्यूमेंट एक टर्म कितनी दफ़ा आकर हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कितनी दफ़ा आकर हो रहा है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। और टर्म प्रॉक्सिमिटी एंड डॉक्यूमेंट लेंथ, ये भी हम बाद में जब हम TF-IDF देखेंगे तो मैं उसमें डिस्कस करूँगी कि क्या होता है, सही। डॉक्यूमेंट है कितना बड़ा, दैट इज़ डॉक्यूमेंट लेंथ, और टर्म की प्रॉक्सिमिटी या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सही। तो ये चीज़ें सब चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, सबसे पहले बिल्कुल वही चीज़ है लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे कि पहले हम टोकन्स को या टर्म्स को रिकग्नाइज़ करेंगे, उसके बाद वर्ड्स को नॉर्मलाइज़ करेंगे। नॉर्मलाइजिंग मीन्स कि जैसे अभी हमने इससे पहले कहा था कि अगर सपोज़ मेरे पास वर्ड है अमेजिंग, अमेजिंगली और अमेज़,
ये सब एक ही वर्ड से बिलोंग करते हैं या ये एक ही वर्ड से स्टेम हुए हैं, सही है। तो हम वो जो स्टेम वर्ड होता है हम उसको डिटर्मिन करते हैं। तो मेरे लिए अमेजिंग है, अमेजिंगली है या अमेज़ है, उन सब का मतलब अमेज़ ही होगा, ठीक है। तो इस तरह हम वर्ड्स को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट, जिसमें हमने कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग हम करते हैं। हम डिटर्मिन करते हैं उसमें सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, हम उसमें डिटर्मिन करते हैं नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसकी मीनिंग्स की बात करते हैं। अब हम मीनिंग्स की बात जब हम करेंगे, जब ये सारा काम हो चुका होगा, तो हम अब वो किस तरह से मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम नेम्ड एंटिटी एक्सट्रैक्शन, यानी कि हम लोगों के नाम से, कंपनी के नाम से, किसी लोकेशन के नाम से हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि किस बारे में बात हो रही है या किस चीज़ से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है। सपोज़ अगर मैं एक टर्म कहती हूँ कि कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट था, तो उसमें क्रिकेट या बैट या बॉल की बार बार बात हो रही है, दैट मीन्स कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, दैट इज़ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो मैं उसको कैटेगराइज कर सकती हूँ। तो जब हम मीनिंग्स की बात करते हैं तो उसमें हम डॉक्यूमेंट्स की क्लस्टरिंग, उनकी क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हमें उसकी लेक्सिकल और सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सही, तो ये वही बात हो रही है। लेक्सिकल एनालिसिस में हम वर्ड की बाउंड्रीज़ को डिटर्मिन करेंगे, सिंटैक्टिक एनालिसिस में हम सेंटेंस और पैराग्राफ को रिकग्नाइज़ करेंगे, वर्ड्स को इंडिविजुअली डिटर्मिन करेंगे या उनको टैग करेंगे कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और किसी फ्रेज़ को रिकग्नाइज़ करोगे, सही है। तो मैं पहले जो अपना टेक्स्ट होगा उसको ब्रेक डाउन करूँगी सेंटेंस में या पैराग्राफ में, उसके बाद फिर वर्ड्स में, और फिर वर्ड से फिर हम मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करोगे। हम देख सकते हैं फिर अब बहुत सारी जगह ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम सिर्फ वर्ड को डिटर्मिन कर होते हैं कि वर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम पूरे एक पैराग्राफ को एक साथ कंसिडर कर रहे होते हैं कि उससे मीनिंग्स निकल के आ रहा है। सपोज़ अगर मैं किसी मूवी, इसकी एग्जांपल इस तरह ले लो कि सपोज़ अगर हम किसी मूवी का रिव्यू देख रहे हैं और उस मूवी में सपोज़ किसी ने कहा था कि कास्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग अच्छी नहीं थी या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सही। इस तरह की कोई अगर हम रिव्यू देते हैं, तो ये अब रिव्यू पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, ये अब डिपेंड करता है ना दोनों चीज़ों पे। एक को मैंने पॉजिटिव कहा है कि कास्ट अच्छी थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा रिव्यू पूरा अच्छा है, लेकिन मैंने आगे ये भी लिखा है कि परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड, सही है। तो कास्ट वॉज गुड बट परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड। तो अब नॉट गुड के नॉट गुड का मतलब ये नहीं है कि ये गुड क्योंकि आ गया है वर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिव्यू अच्छा था। गुड से पहले नॉट भी लगा हुआ है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि गुड नॉट गुड मीन्स कि ये एक नेगेटिव कमेंट है, लेकिन अगर खाली गुड है तो फिर वो एक पॉजिटिव कमेंट है, सही। तो एनएलपी में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं कि अगर पॉजिटिव वर्ड के पीछे कोई नेगेटिव निगेशन लगी हुई है, नॉट बैड, नॉट गुड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू था। हमें पूरे वर्ड को या उससे पहले जितने वर्ड्स आ रहे हैं उन सबको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसी तरह अब सेमेंटिक एनालिसिस में हम ये भी कर सकते हैं कि हमें स्पेक बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस, जो मैं आगे बताऊंगी सेंटिमेंट एनालिसिस में, जिस तरह भी हम बात करते हैं कि एक ही रिव्यू की दो एस्पेक्ट्स हैं, एक में हम बात कर रहे हैं उसकी कास्ट की और दूसरे एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस की या एक्टिंग की, ठीक है। तो ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, इन दोनों की हम अलग अलग इनका रिव्यू कंसिडर करें कि अगर हम कास्ट कहें तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव था, और अगर हम परफॉर्मेंस कहें तो वो नेगेटिव था, सही है। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग दो एस्पेक्ट्स में बात कर रही हूँ तो फिर तो सही है कि इन दोनों के रिव्यूज़ मुझे मिल गए। लेकिन अगर मैं पूरे एक कमेंट का एक सिंगल रिव्यू लेना चाह रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, सही है। तो ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल गया, दैट मीन्स दिस इज़ अ न्यूट्रल सेंटेंस, सही। तो इस तरह के बहुत सारे हमें चैलेंजेस होते हैं जब हम एनएलपी की बात करते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम पूरे सेंटेंसेस को एक साथ नहीं कंसिडर कर होते, हम सिर्फ एक वर्ड को कंसिडर, अगर वो वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रॉब्लम डोमेन था, हमारी उस प्रॉब्लम में हमारा काम हो रहा है, सही है। तो बहुत सारी डोमेन्स में हम या प्रॉब्लम्स हमारे पास इस तरह की होती हैं कि वहाँ पर हम पूरे पूरे रिव्यूज़ को या पूरे पूरे पैराग्राफ्स को नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ टर्म्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम पूरे रिव्यू को या पूरे पैराग्राफ को या पूरे सेंटेंस को एक साथ एक कंसिडर करके फिर हम काम कर रहे होते हैं, सही है। तो
दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कि अगर हमारे पास सेंटेंस है तो सेंटेंस में हमने ऑब्वियसली उसकी CFG बनाई हुई होगी, और CFG में कहीं ना कहीं ये रूल होगा कि सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक नाउन फ्रेज़ होता है और एक वर्ब फ्रेज़ होता है। फिर नाउन फ्रेज़ में जो है वो एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा, या हो सकता है एडजेक्टिव ना हो, डायरेक्टली नाउन आ रहा हो। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास इस CFG जो इंग्लिश लैंग्वेज की CFG है, जिसमें उसके सारे रूल्स डिफाइंड हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सपोज़ उर्दू में बात करना चाह रहा है तो उर्दू के अपने रूल्स हैं, उसकी एक बहुत डिटेल्ड उसकी लुग़त है, और वहाँ पर चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जितनी इंग्लिश में सिंपल हैं। तो अब उर्दू NLP पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिसर्चेस इसके ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत काम है उर्दू NLP पे। तो NLP एक ऐसी फील्ड है, तुम लोग कहोगे कि डेटा माइनिंग में तो सारा काम हो चुका है, हमें अब क्या करना है, ट्रेनिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, तो ये तो काम हमारा आराम से पाइथन में हो रहा है। लेकिन NLP एक ऐसी फील्ड है जिसमें अभी डायमेंशंस खुली हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी होना बाकी है। ठीक है, बहुत सारा हो रहा है और बहुत सारा होना भी बाकी है। ठीक है, तो दिस इज़ द फील्ड वेर यू कैन डाइव के यहाँ पर अब तुम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिस पे काम तुम लोग कर सकते हो, अपने FYPs में भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर सेंटेंस है, तो सेंटेंस में वर्ब फ्रेज़ होगा, वर्ब फ्रेज़ में फिर हमारे पास ऑक्सिलरी नाउन है, फिर वर्ब है, फिर नाउन है, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, एंड सो ऑन। ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास CFG से आई होंगी, और CFG से अगर हमारा सेंटेंस पार्स हो रहा है तो फिर वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग हमें करके दे देगा कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, ये सब काम हम कर क्यों रहे हैं, हम अगर हमारे पास एक सपोज सेंटेंस है, तो सेंटेंस में हर चीज़ हमारे काम की नहीं होगी। ऑब्वियसली एडजेक्टिव अगर मैं सपोज़ द कह रही हूँ, ये हमारे काम का नहीं है, ऑक्सिलरी नाउन हमारे काम का नहीं है, ज़्यादातर जो नाउन, इसी तरह प्रेपोजिशन है कोई, तो वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारे काम की, जिसके नाउन है, या हमारे पास अगर एडजेक्टिव आ रहा है हायर इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज़ हो रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स और नाउन्स ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं होती हैं। तो अगर हमने एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर दिया होगा इनटू पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, तो हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसकी लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, हमें ख़ुद से नहीं करना होता है। NLTK की लाइब्रेरी है जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग वो हमें करके दे रहा होता है। बहुत सारी जगहों पे ये जो लाइब्रेरी है ये सही नहीं कर रही होती है टैगिंग, तो वहाँ पर हम ख़ुद से अपने रूल्स बना के भी कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में NLTK की लाइब्रेरी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। स्टॉप वर्ड्स की एक लिस्ट होती है, जैसे कि इज़ है, अ है, द है, ये विल है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारे काम के नहीं होते, तो वो उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। अच्छा, दूसरी जो अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड बैग ऑफ टोकन्स अप्रोच, या बैग ऑफ वर्ड अप्रोच भी कहते हैं इसे। इसमें हम करते ये हैं कि हम कहते हैं कि एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, और हम सिर्फ ये देख रहे होता हैं कि वो वर्ड कितनी दफ़ा कर हो रहा है। सही है, यानी कि टर्म फ्रीक्वेंसी। सपोज जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट था, तो इसमें नेशन जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, सिविल 1 टाइम आ रहा है, वॉर 2 टाइम्स आ रहा है, मैन 2 टाइम्स आ रहा है। सही है, तो मैं सारे, अगर सपोज़ मैं कहती हूँ मैंने पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर दी थी, मैंने स्टॉप वर्ड्स हटा दिए थे, मैं को नहीं कंसिडर करी, आर को, एंड को, ये सारे वर्ड्स हैं, ये मेरे टू को, द को, ये सारे वर्ड्स हटाने के बाद जो मेरे पास काम के वर्ड्स हैं मैं उनकी टर्म फ्रीक्वेंसी देख लूँ, और वहाँ से मैं जो मेरी स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम है हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकती है ईमेल की फ़िल्टरिंग के लिए। ईमेल में हम क्लासिफाई कर रहे थे कि ईमेल इज़ स्पैम और नॉट स्पैम। सही है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आगे पीछे देखें कि एक वर्ड से पहले क्या आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, क्योंकि यूजुअली जो स्पैम ईमेल्स होती हैं उनका फॉर्मेट एक जैसा होता है। ऊपर कहीं सब्जेक्ट में लिखा हुआ होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, या कहीं प्राइज़ मनी की बात हो रही होती है। तो अगर मैं एक वर्ड को देख लूँ कि वो कितनी दफ़ा आकर हो रहा है उस ईमेल में, और वहाँ से मैं ये डिटर्मिन कर लूँ कि वो ईमेल स्पैम में जाएगी या नॉट स्पैम में जाएगी, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं यूजिंग दिस बैग ऑफ वर्ड्स अप्रोच या बैग ऑफ टोकन अप्रोच, कि मैं एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी देख लूँ वो टर्म कितनी दफ़ा आकर हो रहा है, और वहाँ से फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि वो आइदर इट इज़ अ स्पैम और नॉट अ स्पैम। ठीक है, तो ये चीज़ हम ईमेल की फ़िल्टरिंग में या उसकी क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सब जगह ये चीज़ नहीं यूज़ हो सकती। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं, तो वहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं देख रहे होंगे कि टर्म कितनी दफ़ा आ रहा है, हम ये भी देख रहे होंगे कि टर्म से पहले क्या है, टर्म के बाद क्या है।
उससे पहले किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी, या उसके पहले कोई निगेशन का वर्ड तो नहीं था। सही, तो सपोज़ अगर लिखा हुआ था कहीं पर जैसे हम पहले बात करते मूवीज़ की कि एक्सीलेंट है, तो एक्सीलेंट से पहले तो ये तो नहीं लिखा था नॉट, तो अगर नॉट लिखा है दैट मीन्स कि इट वाज नॉट एक्सीलेंट, तो ये पॉजिटिव। तो बहुत सारी जगहों पर या यूजुअली ज़्यादातर केसेस में हमारे पास बैग ऑफ वर्ड अप्रोच जो है वो काम नहीं करती है। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। काम हमारे से आसान हो जाता है कि वो सिर्फ टर्म की फ्रीक्वेंसी देख रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बैग ऑफ वर्ड अप्रोच काम नहीं करेगी। तो जैसे हम बात करते हैं एनएलपी में पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर सपोज़ मैं कहती हूँ डिज़ाइन अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो वहाँ पर डिज़ाइन इज़ अ वर्ब, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि यू मेड अ रॉन्ग डिज़ाइन, तो डिज़ाइन वहाँ पर जो होगा वो नाउन होगा। सही, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स के अंदर भी एम्बिग्विटी होती है, वर्ड्स भी एम्बिगुअस हो सकते हैं, इसी तरह सेंटेंसेस भी एम्बिगुअस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं अ मैन सॉ अ बॉय विद अ टेलीस्कोप, तो अ मैन सॉ अ बॉय यानी कि उसने ही सॉ अ बॉय विद अ टेलीस्कोप, उसके हाथ में टेलीस्कोप था, या फिर उसने बॉय को देखा विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। सही, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में ही एम्बिग्विटी है, दो मीनिंग्स निकल रहे हैं एक ही सेंटेंस का। सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम जो हम एज अ ह्यूमन भी अगर सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए भी एम्बिगुअस है, तो मशीन के लिए तो फिर ऑब्वियसली एक इम्पॉसिबल है इसके मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना। नेम्ड एंटिटी एक्सट्रैक्शन, अच्छा यहाँ पर अब देखो ये जो मेजर स्टेप्स होता है, सबसे पहले हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट होता है हम उसको पार्स करते हैं बैग ऑफ वर्ड अप्रोच से, नेम्ड एंटिटी टैगिंग से। नेम एंटिटी टैगिंग मीन्स कि हम उसमें से लोगों के नाम, कंपनी के नाम, उसकी लोकेशंस जो हैं, डेट्स, ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके ला रहे होंगे जो यूजुअली नाउन होता है, ठीक है, और उसकी या तो फिर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करोगे। दीज आर द अप्रोचेस जिससे हम पार्स करोगे अपने इनपुट को या हमारे पास जो भी टेक्स्ट आएगा उसको। उसके बाद हम उसको फ़िल्टर आउट कर रहे होंगे। फ़िल्टर आउट करने का मतलब है कि हम उसमें से स्टॉप वर्ड्स हटा रहे होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स हटा रहे होंगे, कॉमा है, फुल स्टॉप है, ये हमारे काम के नहीं है, हम उनको हटा रहे होंगे। नंबर फ़िल्टर लगा रहे होंगे कि इतने नंबर ऑफ़ लेटर्स होंगे तो फिर हमारा वर्ड जो है वो आगे जाएगा। यानी कि अगर सपोज़ मैं कहती हूँ कि एक वर्ड है जिसमें बहुत ही कम लेटर्स हैं, जैसे कि इज़, वॉज, सही है, इन सब में नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं वो बहुत कम है, तो हम इसको भी इस हिसाब से भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं किसी वर्ड को। उसके बाद फिर हम जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम टर्म फ्रीक्वेंसी की और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की, जो कि हम दोनों चीज़ें भी देखेंगे, इन दोनों की हम बात कर रहे होते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम उससे वर्ड क्लाउड बना रहे होते हैं। ये वर्ड क्लाउड अगर तुम लोगों ने नहीं देखा, अभी हम आगे देख लेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्ड क्लाउड्स बता रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। जितना इम्पॉर्टेंट होगा वर्ड वो उतना बड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा, और जो अनइम्पॉर्टेंट होता है वो छोटा फॉन्ट में लिखा हुआ नज़र आता है। सही, तो या तो हम उसे वर्ड क्लाउड पे उसका वर्ड क्लाउड बना देंगे, या फिर द सेकंड थिंग इज़ हम उसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे हम डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन कर रहा था या ईमेल क्लासिफिकेशन कर रहा था, तो वो हम किसी क्लासीफायर के पास भेजेंगे और वो उसको क्लासीफाई कर रहा होगा डॉक्यूमेंट को। सही है, तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, हमें इसमें से सिर्फ जो नॉर्मलाइजेशन वाला है हमें ये देखना है। इसके पहले जो स्टेप्स हैं ये आराम से लाइब्रेरी के थ्रू हो जाते हैं, हमने अभी डिस्कस भी कर लिए कि इन स्टेप्स में होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम अच्छा, दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस प्लस क्लासिफिकेशन। जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। जैसे कि हम प्रोडक्ट की रिव्यूज़ की बात कर रहे थे कि हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो रिव्यू पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हम अगर टेक्स्ट के ऊपर क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं दैट इज़ सेंटिमेंट एनालिसिस। बहुत ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर, और बहुत सारी जैसे हम चीज़ों की रेटिंग होती है या किसी पेजेस की रेटिंग होती है, फेसबुक के पेजेस रेट हुए वो होते हैं, या कोई प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी रेटिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही होती हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू। रिव्यूज़ होते हैं, हम तो रिव्यूज़ दे देते हैं, रिव्यूज़ देने के बाद फिर वो उनको कैटेगराइज़ कर रहा होता है या क्लासीफाई कर रहा होता है कि ये रिव्यू अच्छा था या बुरा था। कितने अच्छे रिव्यूज़ थे उतनी अच्छी रेटिंग होगी, जितने बुरे रिव्यूज़ थे वो प्रोडक्ट की रेटिंग उतनी बुरी होगी।